वेलकम बैक फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल कम टू ई पाठशाला इट्स ऑन। और हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के टारगेटेड ऑडियंस आपको पता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमारे बुक में तो ये नहीं दिया हुआ है। खास करके सीबीएसई के बुक में फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ है। मगर फ्रेंड्स, मैंने आपको एक दिन एक बात बताई थी कि आपकी एनसीईआरटी की बुक अराउंड 10 साल पीछे है, मतलब अपडेटेड नहीं है। इसी वजह से आपके बुक में ये कंटेंट नहीं दिया हुआ है। ये टॉपिक आपके कोर्स बुक में इंक्लूडेड है। चाहे तो आप मार्केट से अच्छी अपडेटेड अगर कोर्स बुक उठाकर लाते हैं, या फिर आप मार्केट से एक रेफरेंस की बुक लेकर आते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें ये सारे कंटेंट्स दिए गए हैं। फ्रेंड्स, आप लोग एक बात ये जान लीजिए कि अगर कोई कंटेंट आपके बुक में नहीं दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंटेंट आपको कवर नहीं करना है या फिर उस कंटेंट को आपको नहीं पढ़ना है। जैसे कि अगर आपने जापान नहीं देखा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि जापान नहीं है। बस मतलब ये है कि आपको उसके बारे में नहीं पता है। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म इतना भी हार्ड नहीं है कि सीबीएसई वाले बच्चे इसको ना समझ पाए। फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में आपका क्लियर करा दिया है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, बस मेरे साथ ये मैकेनिज्म बहुत ही ईजी वे में आप समझ जाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और बातों को समझते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस पार्ट 4। फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म को दो पार्ट में बांटा गया है, फोटोकेमिकल फेज एंड बायोकेमिकल फेज। फ्रेंड्स, यहाँ फेजेस तो दो होते हैं मगर स्टेजेस 3 होते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी 3 स्टेजेस है जिसमें फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म बटा हुआ है। पहली स्टेज है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस तो अब तक आप जान गए हैं कि क्या होता है। दूसरी स्टेज है फोटोफॉस्फोराइलेशन। एंड फ्रेंड्स, तीसरी स्टेज है कार्बन फिक्सेशन। इन तीनों स्टेजेस को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए पहले फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। फोटोसिंथेसिस का आपको पता है कि इसमें ऑर्गेनिक फूड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से सनलाइट का हेल्प लिया जाता है। क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स में ये काम होता है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है एज बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट फ्रेंड्स वो होता है जो इस रिएक्शन का जरूरी कंपोनेंट नहीं है। आप ये जान ले कि इस फोटोसिंथेसिस में जो ये ऑक्सीजन बन रहा है, ये बाय प्रोडक्ट है। मतलब प्लांट को इस ऑक्सीजन की ज़रूरत अभी नहीं है, उसका मेन ज़रूरत क्या है, इस ग्लूकोज को बनाना है। तो ये एक्स्ट्रा बन गया, इसलिए ये क्या हो गया, बाय प्रोडक्ट। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन बनाने के लिए कर रहा है। तो नहीं, प्लांट फोटोसिंथेसिस अपना फूड बनाने के लिए कर रहा है, हमारे लिए ऑक्सीजन बनाने के लिए वो नहीं कर रहा। ऑक्सीजन तो बन रहे हैं उस प्रोसेस के द्वारा, और इतने ज़्यादा बन रहे हैं कि प्लांट उसको अपने अंदर नहीं रख सकता है। ज़्यादा कहते हैं ना कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, वैसे ही बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भी प्लांट के सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए वो उसको इन्वायरमेंट में रिलीज़ करता जा रहा है। ये है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। मगर इस तरह से मैकेनिज्म नहीं चलता है, वन स्टेप रिएक्शन फ्रेंड्स नहीं चलता है। ये रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होता है, जो आगे मैं आपको बताऊंगी। ये ऑक्सीजन जो आया था कहाँ से आया था, वाटर के फोटोलाइसिस से आया था। और हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हुआ था वाटर के फोटोलाइसिस में, वो क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है ताकि कार्बोहाइड्रेट बन सके। ये पहला स्टेप है जहाँ फोटोलाइसिस हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, कार्बन का रिडक्शन हो रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर C6H12O6 मतलब ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, आप कार्बन फिक्सेशन में जान जाएंगे कि ये कार्बन जब फिक्स होता है तब यहाँ पर ग्लूकोज कैसे बनता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए फ्रेंड्स, और ध्यान से इस वीडियो को देखिए और मेरी बातों को समझने का कोशिश कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म फोटोकेमिकल फेज से। फ्रेंड्स, लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, हिल रिएक्शन, ये सारे इसी के नाम हैं। इस फेज के जो रिएक्शंस है, वो सारे रिएक्शंस लाइट एनर्जी पे डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए तो इस तरह का नाम मिला। और ये हिल रिएक्शन नाम साइंटिस्ट के ऊपर बेस्ड है। यहाँ मैंने स्टार मार्क दिया है, मतलब कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। फोटोकेमिकल फेज दो स्टेप्स में बटा हुआ है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोलाइसिस में आपको पता है कि लाइट एनर्जी ही क्या करता है, वाटर को स्प्लिट करता है इनटू इट्स कंपोनेंट्स। फ्रेंड, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ एंजाइम यूज़ होता है, तो उस एंजाइम का नाम है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। और एंजाइम की मदद करने के लिए कुछ आयन्स होते हैं जो इस रिएक्शन में उनकी मदद करते हैं। यहाँ मैंगनीज आयन उसकी मदद करता है, और साथ ही कैल्शियम और क्लोराइड आयन्स भी जरूरी होते हैं।
ये है फोटोलाइसिस का वो रिएक्शन, ये है वो एंजाइम ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, और ये रहे वो मिनरल्स जिसके हेल्प से ये रिएक्शन पॉसिबल होता है। फ्रेंड्स, ये इमेज से आप पहले ही फैमिलियर है कि वाटर का फोटोलाइसिस कैसे होता है और फिर फोटोलाइसिस होने के बाद उसके कंपोनेंट्स क्या करते हैं। इसके बाद बनता है एसिमिलेटरी पावर। फोटोलाइसिस में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था उसको कौन पिक करता है? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स। और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल क्या करते हैं? फिर आगे इलेक्ट्रॉन को थ्रो करते हैं, आगे इलेक्ट्रॉन को फेंकते हैं विद द गेन ऑफ एनर्जी। इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाता है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, स्टेबल नहीं हो पाते हैं, तो एनर्जी को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में पास आउट कर देते हैं, आगे पहुंचा देते हैं। यहाँ दिखाया गया है कि लाइट एनर्जी से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कैसे एनर्जी लेते हैं और कैसे फिर ये आगे एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। लाइट एनर्जी क्या करता है? फोटोलाइसिस करता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कौन लेते हैं? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल लेता है। साथ ही मैंने बताए थे कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल बी, ये भी क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं। तो ये सारा एनर्जी किसको दे दिया जाता है? क्लोरोफिल ए को दे दिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से फ्रेंड्स ये अनस्टेबल हो जाता है, और क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और ये इतना ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर नहीं रख सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये सारा एनर्जी रिएक्शन सेंटर में दे देते हैं। रिएक्शन सेंटर क्या होता है, ये P680 क्या है, ये सब आप आगे जानेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एनर्जी का ग्रेडियंट कैसे लो हो जा रहा है, कितनी हाई एनर्जी इनको मिली थी और अब ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी को दे रहे हैं, ये एनर्जी अब कम हो जा रही है। और एक बात फ्रेंड्स, कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए मिलकर क्या बनाते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। इसके बारे में आप स्टैंडर्ड 11 में और डीप में पढ़िएगा। ये प्राइमरी रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, जहाँ लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं ताकि एनर्जी रिलीज़ हो सके। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स हवा में तो ट्रैवल नहीं करते हैं, तो किसके मदद से ट्रैवल करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से करते हैं, ETS की मदद से करते हैं। या फिर आपने कहीं पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हेल्प से भी ये काम होता है। दोनों एक ही बात है फ्रेंड्स, चाहे आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहिए या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कह लीजिए। आप देख रहे हैं ये कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इसको यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है इस इमेज में, जहाँ आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो हो रहा है पिगमेंट सिस्टम 2 से पिगमेंट सिस्टम 1 तक, और फिर उसके भी आगे ये एरो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को दिखा रहे हैं। ये इमेज दोबारा आएगा फ्रेंड्स, अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जहां आपको सब कुछ इस फिगर में जितने भी टर्म्स लिखे हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। बस आप यहाँ इतना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होता है, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है पिगमेंट सिस्टम 2 से लेकर पिगमेंट सिस्टम 1 तक। फ्रेंड्स, इस एनर्जी से क्या बन रहा है, ATP बन रहा है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। कैसे बन रहा है, ADP में PI जुड़ रहा है, मतलब एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ने की वजह से क्या होता है, ATP बनता है। इसी ADP और PI के मिलने से जो ATP का सिंथेसिस हो रहा है, ATP बन रहा है सनलाइट के हेल्प से, इसको ही हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। जो मैंने बताया था कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के बाद क्या होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। तो यही है फोटोफॉस्फोराइलेशन, जहाँ ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के हेल्प से ATP बनाया जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में। ये याद रखिए कि ये काम कब हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है कि ADP और PI जुड़कर क्या बनाते हैं, ATP। और साथ ही फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, NADP को एक्टिवेट कर रहे हैं। NADP का फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और फिर ये NADP
H प्लस आयंस के साथ जुड़कर क्या बना देता है, NADPH2। रिएक्शन नीचे लिखा हुआ है NADP प्लस, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है और प्रोटॉन्स है, ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, NADP प्लस H प्लस, मतलब NADPH2। ATP और NADPH2 ही क्या है, हमारा फोटोसिंथेसिस का एसिमिलेटरी पावर है, जो मैंने पीछे बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, तो यही एसिमिलेटरी पावर है। ये फोटोफॉस्फोराइलेशन का इमेज है, जहाँ एक तरफ आपको फोटोलाइसिस होता दिखाई दे रहा है, दूसरी ही तरफ आप क्या देख रहे हैं, एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन देख रहे हैं, एसिमिलेटरी पावर को बनता हुआ दिखाया जा रहा है। फ्रेंड्स, क्लोरोप्लास्ट के इस डायग्राम में आपको लेफ्ट की तरफ लाइट रिएक्शन दिखाया गया है और राइट की तरफ डार्क रिएक्शन दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में हो रहा है। लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस होता है वाटर का और एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन होता है। यही एसिमिलेटरी पावर फिर केल्विन साइकिल में इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, तो प्लीज़ मेरी बातों को सीरियसली ध्यान दीजिएगा। प्लांट के पास दो पिगमेंट सिस्टम होता है, पिगमेंट सिस्टम 1 एंड पिगमेंट सिस्टम 2। ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है। प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस का मतलब कि बहुत सारे प्रोटीन्स जुड़कर ये स्ट्रक्चर बनाए हैं, इसलिए इन्हें प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर, इसके कोर में, मतलब इसके भीतर लाइट रिएक्शन सेंटर पाया जाता है। फोटो सिस्टम 2 का लाइट रिएक्शन सेंटर P680 है और पिगमेंट सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर P700 है। ये 680 नाम इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि ये 680 नैनोमीटर लाइट के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और पिगमेंट सिस्टम 1 700 नैनोमीटर की लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। मैंने आपसे पीछे कहा था कि ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के हेल्प से ATP बनता है, तो ये ATP बनाने का काम कौन करता है, ATP सिंथेस करता है, ये एक एंजाइम है। पिगमेंट सिस्टम 2 से पिगमेंट सिस्टम 1 तक आप क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो ये किसके हेल्प से हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हेल्प से ये हो रहे हैं। फोटोलाइसिस कौन कर रहा है, पिगमेंट सिस्टम 2। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड में आप क्या देखते हैं कि NADP प्लस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके NADPH में बदल रहा है। याद रखिए कि ये सारी चीज़ें कब हो रही है, लाइट रिएक्शन में हो रही है। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। मैंने सारी बातों को यहाँ बहुत ही समराइज वे में आपको बताया है, बस आप ध्यान से अगर आपने सुना होगा तो आपको ये सारी बातें यहीं क्लियर हो गई होंगी। फॉस्फोराइलेशन फ्रेंड्स दो टाइप्स के होते हैं, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। हम साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन से शुरू करते हैं। फॉस्फोराइलेशन का वो प्रोसेस जहां इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ATP मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए साइक्लिक मैनर में चल रहा हो। साइक्लिक मैनर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि जहां से रिएक्शन शुरू हुआ था घूम फिर के वहीं पहुंच जाना। यहाँ एक साइकिल रिपीट हो रही है, इसीलिए इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में प्लांट के सेल्स ADP से ATP बना लेते हैं ताकि उनके सेल्स को इमीडिएट एनर्जी मिल सके। हम सभी जानते हैं कि ATP क्या है, एनर्जी करेंसी है, यही हमारे सेल्स को एनर्जी देता है। ये रिएक्शन थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होता है, जहाँ फोटो सिस्टम 1 और क्लोरोफिल P700 का यूज़ होता है। इस प्रोसेस में फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन NADP के पास जाने के बजाय P700 के पास वापस चले आते हैं। NADP क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए आगे बैठा हुआ है, मगर इलेक्ट्रॉन्स घूमकर किसके पास पहुंच जाते हैं, P700 के पास पहुंच जाते हैं, NADP के पास नहीं जाते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड, P700 वाला क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है जिस पर लाइट पड़ते ही वो एक्साइट हो जा रहा है और फिर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू हो रहा है। आप क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स घूम फिर कर कहाँ पहुँच जाते हैं, P700 के पास वापस चले जाते हैं और डाउनस्ट्रीम में ADP और PI जुड़कर ATP बना रहे हैं। तो हम यहाँ क्या देखते हैं फ्रेंड्स कि एक साइकिल रिपीट हो रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो रहे हैं, फिर उनका मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है और मूव करते करते वो कहाँ पहुँच जाते हैं, फिर से क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के पास पहुँच जाते हैं। तो यहाँ एक साइक्लिक वे में काम हो रहा है, इसीलिए ही इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा गया है। आइए जानते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नॉन साइक्लिक मैनर में हो रहा है। नॉन साइक्लिक मैनर में हो रहा है, ये बात सुनते ही इतना तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ वापस नहीं आ रहे होंगे। ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो फोटो सिस्टम 2 से निकले हैं ATP मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए नॉन साइक्लिक मैनर में मूवमेंट शो कर रहे हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा गया है। इसके नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाने का एक दूसरा भी कारण है फ्रेंड्स, क्योंकि जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 2 के P680 से निकला था वो पिगमेंट सिस्टम 1 के P700 के पास पहुंच जाता है और P700 इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो कहीं ना कहीं P680 से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहे हैं, लॉस्ट हो जा रहे हैं, खो जा रहे हैं और फिर वो वापस कभी भी P680 के पास नहीं पहुंच पाते। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसा है, यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में या फिर कह सकते हैं नॉन साइक्लिक मैनर में। और जो इलेक्ट्रॉन्स P700 रिलीज करता है उसे कौन कैरी कर लेता है, प्राइमरी एक्सेप्टर उस इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लेता है और किसको जाकर दे देता है, NADP को जाकर दे देता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के साथ कंबाइन करते हैं, वो प्रोटॉन जो वाटर के स्प्लिटिंग से बना था, और ये क्या करते हैं, दोनों मिलकर NADP को रिड्यूस कर देते हैं। क्या बना देते हैं, रिड्यूस करके NADPH2 बना देते हैं। आइए डायग्राम से इन बातों को समझते हैं। यहाँ देखिए लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, P680 के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एक्साइट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, देखिए आप किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं। क्या इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। और डाउन स्ट्रीम में क्या बन जा रहा है, ATP, ADP से PI मिलकर क्या बना दे रहा है, ATP। और इस फोटोलाइसिस, यहाँ देख रहे हैं कि P680 क्या करता है, मैंने पहले भी बताया था कि फोटोलाइसिस करता है और फोटोलाइसिस से जो H+ है, जो प्रोटॉन है, वो क्या कर रहे हैं, NADP के साथ मिलकर NADPH या फिर NADPH2 बना रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ क्या आपको कहीं भी दिखाई दे रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन गया, क्या ये इलेक्ट्रॉन कभी मुड़कर इसके पास वापस आया, बिल्कुल भी नहीं आया। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस नहीं आया। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास अब वापस नहीं आया, इसके लिए ये प्रोसेस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा लाइट रिएक्शन ख़त्म हुआ और साथ ही हमने फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म का फोटोकेमिकल फेज भी कंप्लीट कर लिया। तो देखा आपने कितना इजी था ये। फ्रेंड्स, हमने लाइट रिएक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो मैं अब इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरीज है या क्वेश्चंस है तो आपको पता है आपको क्या करना है। अगर वीडियो पसंद आए या आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल कम टू ई पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स वीडियो के अगले पार्ट में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे सेफ।